हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी, जिसको अदरवाइज कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, बट ये फ्रिक्शन नहीं है, कुछ अलग है। कैसे अलग है हम लोग देखेंगे। ठंडा बहुत है तो मैं टोपी भी लगा के आया हूँ। मैं ही आपका वही पुराना टीचर हूँ, कोई नया नहीं हूँ। ठीक है, चलिए तो ये चीज को समझते हैं क्या है विस्कोसिटी। विल स्टार्ट विथ whenever there is a relative sliding between two layers of fluid. When I say fluid, I mean liquid as well as gas, anything that can flow. Whenever there is a relative sliding between two layers of fluid, the opposition developed is called viscous force or viscosity. जब भी दो लेयर के बीच में एक रिलेटिव स्लाइडिंग होता है, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। सपोज आपके पास कोई एक ग्लास में कुछ पानी रखा है, ये है कुछ पानी इसमें भरा हुआ है। सम वाटर इज देयर इन द ग्लास। ठीक है, कुछ पानी है आपकी ग्लास में यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हो आप, ये जो ग्लास है, ये ग्लास को आप थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहोगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहोगे तो कैसे करोगे। सपोज ये ग्लास को मैं क्या करता हूं, अभी ऐसे टेढ़ा करता हूं। जैसे ऐसे टेढ़ा करने लगूंगा तो क्या होगा, सोचो। जैसे मैं इसको टेढ़ा करने लगूंगा तो आप देखोगे पानी गिरने लगेगा। यू विल सी वाटर कम्स आउट ऑफ दिस पार्ट, है ना, यहां से पानी बाहर निकलने लगेगा। तो आपको बताना है सोच के कि कौन सा हिस्सा का पानी पहले निकलेगा। अभी वाटर का लेवल कैसे हो जाएगा, लेवल ऑफ वाटर विल बी गोइंग लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा और ये गिरेगा, पानी इधर से भी गिरने लगेगा। जब ये गिरने लगेगा तो आप कहोगे कि ओहो, हाँ, जब ये गिरने लगेगा यहाँ पे, अरे क्या हो गया मेरा बोर्ड को, हाँ ठीक, जब ये गिरने लगेगा इधर से तो आप देखोगे ये पानी इधर से भी टपक रहा है। तो आपको बताना है कौन सा रीजन का पानी पहले निकल रहा है। ये वाला रीजन का पानी पहले निकल रहा है कि ये वाला रीजन का पानी पहले निकल रहा है। रीजन ए का कि रीजन बी का, कौन सा रीजन का पानी पहले निकल रहा होगा, ए का। ये आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई डॉस्ट पार्टिकल फ्लोट करता है, हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, पहले डॉस्ट बाहर निकल जाता है। ये वाला पानी क्यों निकल रहा है, ये वाला पानी क्यों नहीं निकल रहा है, दैट इज बिकॉज ये ऊपर वाला लेयर जब स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था, ऊपर वाला लेयर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था, उसको विस्कस फोर्स मिल रहा था नीचे वाला लेयर से। ये वाला लेयर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब ये वाला स्लाइड करने की कोशिश करेगा, जल्दी जल्दी स्लाइड करने की कोशिश करेगा, उसको रोकेगा कौन, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, दोनों। तो ये पहले नहीं निकलता है, निकलता कौन है, ये ऊपर वाला लेयर, वो पहले निकल जाता है। हाँ, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ विस्कस फोर्स। तो कितना होता है ये विस्कस फोर्स, बहुत ही टेढ़ा ये विस्कस फोर्स का कांसेप्ट, क्योंकि इतना आसानी से विजुअलाइज नहीं होता है और इसमें तो बहुत सारे अनसॉल्व्ड फिजिक्स मिस्ट्री मिलेंगे जिसको अभी तक सॉल्व भी नहीं किया गया कि कितना होता है विस्कस फोर्स। अभी ये बॉडी मूव कर रहा है, वो बॉडी मूव कर रहा है, ऐसे करके कोई तरीका भी हमारे पास नहीं है। पर कुछ स्पेसिफिक बॉडीज के लिए हमारे पास कुछ नॉलेज है, उसको हम शेयर करेंगे। ठीक है, दिस कॉल्ड विस्कोसिटी। द विस्कस फोर्स on a layer of fluid in motion is given by, इसको कुछ लोग लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, कुछ लोग फॉर्मूला ही कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे किसी का नाम नहीं है। इज गिवन बाय F इज इक्वल टू, ये फोर्स है, इटा A dV बाय dy। क्या है ये चीज, इसमें इटा क्या है, इटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ फ्लूइड इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, फिलहाल तो लेट अस से डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फ्लूइड। ए क्या है? एरिया ऑफ लेयर इन कांटेक्ट, कितना कांटेक्ट पे है, कितना एरिया कांटेक्ट में है। अच्छा, यहां पर एक टर्म आता है dv by dy। क्या है ये dv by dy? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये dv by dy को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ये dv by dy को समझते हैं। dv by dy क्या हुआ? वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट? चलो समझते हैं। dv by dy हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चलो समझते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए लेयर ऑफ लिक्विड और हियर इज अनदर लेयर ऑफ लिक्विड। अब ये लेयर का थिकनेस कितना होता है? हम कुछ आर्बिट्ररी ले रहे हैं, सोच लो कि एक थिन लेयर है। कितना थिकनेस मालूम नहीं, जस्ट इमेजिन देयर इज ए लेयर ऑफ लिक्विड। एक लेयर लिक्विड फ्लो कर रहा है, कितना थिक का लिक्विड फ्लो कर रहा है? वी कैन नॉट एग्जैक्टली से, एक लेयर ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है। और सपोज ये जो लेयर ऑफ लिक्विड की बात हम कर रहे हैं, ये लिक्विड दोनों लेयर के बीच में, चलो मानते हैं कि ये ऐसा हुआ कि ऊपर वाला लेयर v1 वेलोसिटी में जा रहा है, नीचे वाला लेयर v2 वेलोसिटी में जा रहा है, और ये दोनों लेयर के बीच में एवरेज डिस्टेंस है dy। इसका मतलब यहाँ पे जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो v1 वेलोसिटी में जा रहे हैं, यहाँ पर जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो v2 वेलोसिटी में जा रहे हैं, यहाँ पर v1 वेलोसिटी में जा रहे हैं। तो as you are going over a distance dy, the velocity is changing from v1 to v2. So as you move a distance dy, you find the velocity changing from v1 to v2. So what is velocity gradient? It is a change in velocity per unit infinitesimal depth perpendicular to the layer or perpendicular to the velocity. Repeating again, dv by dy, the velocity gradient is nothing but the change in velocity v1 minus v2 by dy। dv by dy मतलब v1 minus v2 by dy। तो इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट इनफिनिटेसिमल डेप्थ। छोटा सा एक डेप्थ लेंगे और देखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी v1 था, dy नीचे आया, यहाँ पर वेलोसिटी v2 मिल गया, v1 माइनस v2 हो गया dv। dv by dy इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आया? तो क्या है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट? लिख देते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट is defined as the change in velocity per unit depth perpendicular to वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो क्या कहेंगे? dv by dy क्या है? इट इज v1 माइनस v2 by dy। चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ? v1 माइनस v2। कितना दूर जाने में? dy डिस्टेंस जाने में। अच्छा, तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या इसका यूनिट आप बता सकते हो? v1 is in meter per second, v2 is also in meter per second, the difference will be in meter per second, dy is also in meter, so it is nothing but second inverse। समझ में आया क्या? यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज सेकंड इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे और एक चीज, जिस चीज को हम लोग अभी थोड़ा सा बोल के निकल गए, क्या था वो? ईटा। ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ फ्लूइड के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है, क्या है उसका यूनिट, इसके बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे और सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन जेईई वगैरह में जो आता है वो एक दो फॉर्मूले बता देंगे, फॉर्मूला के अलावा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है, क्योंकि नथिंग यू कैन इमेजिन। ठीक है, इसमें इमेजिन करने वाला नहीं है। ये जो फॉर्मूला ही इटसेल्फ जो हमारे सामने आया,
ये फॉर्मूला ही कैसे आया हमें मालूम नहीं, ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अच्छा, नंबर 3 क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं अभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ईटा है, ईटा का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा देखो तो, एफ इज ईटा ए डीवी बाई डी वाई, तो ईटा हो गया एफ बाई ए डीवी बाई डी वाई, एफ बाई ए डीवी बाई डी वाई। तो ईटा का क्या यूनिट बनेगा? यूनिट क्या बनेगा? ऊपर आएगा न्यूटन, नीचे आएगा मीटर स्क्वायर और डीवी बाई डी वाई होता है सेकेंड इनवर्स। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन सेकेंड, सेकेंड को ऊपर ले ली, न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, एमकेएस यूनिट सिस्टम में इस चीज को कहते हैं पॉइजुली, POISULLI, पॉइजुली। लिखते कैसे हैं? PL, लिखते कैसे? PL। तो इन एमकेएस सिस्टम ईटा का वैल्यू होता है पॉइजुली। ठीक है, ईटा के बारे में हम लोग अभी पहला चीज देखें और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। बीट नंबर 2 रिगार्डिंग ईटा एंड डेली। अभी तो हम लोग बीट नंबर 1 देखें। इन सीजीएस सिस्टम, ये सब क्वेश्चन में आता है। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ ईटा इज इक्वल टू, देखो अगर आपका एमके सिस्टम में हुआ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा बताओ? सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? यूनिट इसका क्या हो जाएगा? यस, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। तो हम कहेंगे इट इज डाइन सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं पॉइस। यूनिट कैसे लिखते हैं? P। उसको कैसे लिखते थे? पॉइजुली, PL। इसको लिखते हैं पॉइस, ओनली P। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो स्कूल वाले बहुत मजे लेके पूछते रहते हैं। 1 पॉइजुली इज हाउ मच पॉइस? 1 पॉइजुली इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू, न्यूटन को पहले डाइन में कन्वर्ट करो, 10 पावर 5 डाइन, सेकेंड तो सेकेंड है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करो, 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हिच इज अदरवाइज कॉल्ड पॉइस। इसका मतलब 1 पॉइजुली इज 10 पॉइस और 1 डेकापॉइस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा पूछने के लायक कुछ है ही नहीं, तो छोटे छोटे चैप्टर को पहले खत्म कर देते हैं। सो 1 पॉइजुली इज 10 पॉइस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ये जो ईटा है ये कांस्टेंट नहीं है, लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू बदल जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा तो वैल्यू बदल जाता है। थोड़ा सा आप इमेजिन भी कर लोगे तो आपको याद आसान लगेगा। मान लो कि कोई थिक लिक्विड है, कोई मोटा सा लिक्विड है, थिक लिक्विड जिसको ज्यादा विस्कस कहते हैं, उसको अगर गर्म कर देंगे तो थोड़ा थिन बन जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से वो थिक लिक्विड के बीच में स्लाइडिंग ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि थिन हो जाने से स्लाइडिंग आसान हो जाता है। थिन होने से स्लाइडिंग आसान हो जाता है, मतलब विस्कस फोर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। वो क्यों होता है? बिकॉज ईटा चेंजेस, ईटा फॉर लिक्विड्स डिक्रीजेस। अदरवाइज अगर इसे इमेजिन नहीं कर पाओगे तो सारा चीज को रट के याद रखना पड़ेगा। आई कैन नॉट जस्टिफाई, दीज आर ऑल केमिकल थिंग्स गोइंग इनसाइड। ईटा फॉर लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट यू थिंक अबाउट गैसेस। गैसेस में क्या होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होते हैं वो मॉलिक्यूल्स उतने जोर से इधर उधर भागते हैं। आरएमएस वेलोसिटी इज गिवन बाय √380/m, मैं भी कभी पहले आपको बताया था बचपन में। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है गैस मॉलिक्यूल्स बहुत जोर से भागते हैं, तो एक दूसरे के साथ टकरा के बहुत जोर से बाउंस बैक करते हैं। तो वो क्या होता है कि आसानी से वो फ्लो नहीं हो पाता है टेम्परेचर बढ़ जाने से, मतलब विस्कस फोर्स बढ़ जाता है। ईटा फॉर लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट
फॉर गैसेस it increases with increase in temperature। ये याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये हो गया ईटा के बारे में कहानी। हम लोग अभी तक जो चीज देखें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। जब भी कोई एक लेयर ऑफ लिक्विड किसी दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करेगा, it will experience a opposition force to the relative sliding that is given by eta a dv by dy। कैसे हुआ हमें भी मालूम नहीं है, बुक में लिखा है। ठीक है, eta is the coefficient of viscosity depends upon nature of liquid। a is the area of layer in contact, कितना ज्यादा बड़ा लेयर है। ठीक है, अच्छा ये dv by dy क्या हो गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट इनफाइनाइट स्मॉल डेप्थ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इन एमकेएस यूनिट सिस्टम रिटन पॉइजूली, और इन सीजीएस यूनिट सिस्टम इट इज कॉल्ड पॉइज। 1 पॉइजूली इज 10 पॉइज। ईटा फॉर लिक्विड्स decreases with increasing temperature, for gases it increases with increasing temperature। Fine, now why and how it is different from solid friction? Why we will not call it a frictional force? solid friction के साथ क्यों इसको कंपेयर नहीं करेंगे? जैसे मैं शुरू में बोला, काफी लोग इसको क्या बोल देते हैं ना, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन बोल देते हैं। समझने के लिए ठीक है, बट ये फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है। सम टर्म लाइक डैम्पिंग कम्स हियर। ठीक है, इसको अदरवाइज कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। कोई चीज को आपको हवा में ऐसे हाथ फैलाना कितना आसान है, उतनी आसानी से पानी के अंदर हाथ नहीं फिरा सकते हो। ग्लिसरीन के अंदर करने की कोशिश करो तो और भी मुश्किल हो जाएगा। व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, और हाथ को धीरे धीरे मूव करवाओगे ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, जितने जोर से मूव करवाने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा फोर्स लगेगा। क्या हो जाता है तब? dv by dy ज्यादा हो जाता है। dv by dy ज्यादा हो जाने के कारण आपका फोर्स भी ज्यादा हो जाता है। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड फ्रिक्शन? सो सॉलिड फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या है, और विस्कस फोर्स में डिफरेंस क्या है? सॉलिड फ्रिक्शनल फोर्स, ये सॉलिड फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है? व्हेन देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। इवन स्लाइड करने का टेंडेंसी रहेगा तब भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है। नहीं, कोई एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रख दिए, स्लाइड नहीं कर रहा है, क्या इसको कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं? अरे है, इसलिए तो स्लाइड नहीं कर रहा है। ये स्लाइड नहीं कर रहा है पर भी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है ना? सो व्हेन देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्स। लेकिन ये कब डेवलप होता है? ओनली व्हेन द फ्लूइड इज स्लाइडिंग। ठीक है ना? स्कूल में पूछेंगे राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स, क्या डिफरेंस है? तो आपको चीजें याद रखना चाहिए। काफी बार छोटे मोटे एग्जाम्स में ना ये ट्रू फॉल्स करके आ जाता है। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे? इट डेवलप्स ओनली व्हेन देयर इज a relative sliding। ठीक है, अगर रिलेटिव स्लाइडिंग होगा किसी दो सरफेस के बीच में, दो लिक्विड सरफेस के बीच में, तभी जाके ये बनता है। ठीक है, ये बनता है कब? जब रिलेटिव स्लाइडिंग होगा। ये रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं भी होगा तो बनता है विस्कस फोर्स, बनता है ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव स्लाइडिंग। ठीक है, ये हमें समझ में आया पहला चीज। ठीक है, whenever there is a relative sliding this happens। दूसरा हुआ कि जैसे आप देखोगे कोई सॉलिड ब्लॉक ऐसे रखा है किसी एक रफ सरफेस पे, मास m है। थोड़ा सा फिगर बदल देता हूं। सपोज हम कहेंगे कोई सॉलिड ब्लॉक को ऐसे रखा गया है जिसका मास m है, किसी एक रॉक प्लेन पे रखा गया है, और दूसरे केस में सेम सॉलिड ब्लॉक को ऐसे खड़ा करके रखे हैं जिसका मास m है।
ये लेटा रहा था, यहाँ पर ही खड़ा है। दोनों ही केस में आपको मालूम है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अच्छा, इस ब्लॉक को जब हम खींच के मूव करवाएंगे, इस ब्लॉक को जब हम खींच के मूव करवाएंगे, दोनों केस में कौन सा केस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर इन द फर्स्ट केस और इन द सेकंड केस? सेम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये एक मिसकंसेप्शन है। अक्सर लगता है कि ज्यादा एरिया कांटेक्ट में तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा। नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। इसके ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन mg है और इसके ऊपर भी mg है। तो आप कहोगे दोनों केस में बराबर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स depends on the nature of the surface but not on the magnitude of the surface area in contact, है कि नहीं? तो अब क्या कहेंगे? कहेंगे frictional force does not depend on magnitude of area of contact, लेकिन यहाँ पर तो जो विस्कस फोर्स है वो कितना है? ये फ्रिक्शनल विस्कस फोर्स तो यहाँ पर अभी देख लिए, विस्कस फोर्स कितना था? इटा ए डीवी बाई डीवाई। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, नहीं, ये कितना बड़ा लेयर कांटेक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, समझ में आया। दूसरा चीज ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका म्यू है, म्यू इज ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट, जबकि ईटा चेंजेस विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप कहोगे ईटा चेंजेस विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिक्विड के केस में प्रेशर बढ़ाओ, विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा। गैसेस के केस में प्रेशर बढ़ाओ, विस्कस फोर्स घट जाएगा, उल्टा होता है। एनीवे, तो मैं आपको बताया नहीं, बस अभी ये थोड़ा सा बता दिया, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने के लिए कोई जरूरत भी नहीं। तो ये हम लोग देख लिए, ईटा चेंजेस, ईटा इज नॉट ए कांस्टेंट। सो बेसिकली यू कुड नोटिस देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स, सो टू से, और जो सॉलिड फ्रिक्शनल फोर्स है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में अभी मैं आपको बताया कि विस्कस फोर्स क्या होता है, द फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स, आई मीन द ऑपोजिशन फोर्स बिटवीन व्हेन देयर आर टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड स्लाइडिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और एग्जांपल देते वक्त मैं आपको क्या दिया, जब मैं हवा में हाथ फेंकता हूं आसानी से निकल जाता है हाथ, पानी के अंदर फिरने में तो मुझे ज्यादा डिफिकल्टी होता है, बट माई हैंड इज नॉट ए फ्लूइड, इट इज ए सॉलिड। तो मतलब मेरे को हाथ को मूव करवाने में जो दिक्कतें हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? I get some sort of opposition force, but वो opposition की बात तो viscous force नहीं है। Viscous force is the opposition force between two layers of liquid or fluid. My hand is not a fluid. तो फिर वो एग्जाम्पल कैसे लिए हम, और कैसे भी आप लोग मान लिए सर आपका हाथ तो सॉलिड है, फ्लूइड में मूव करवाने में क्यों दिक्कत होता है? विस्कस फोर्स तो फ्लूइड लेयर के बीच में होता है कि नहीं? चलिए समझते हैं। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज ए सॉलिड व्हिच इज मूविंग इनसाइड ए लिक्विड। मान लो कि लिक्विड है, इसके अंदर कोई सॉलिड को हम मूव करवाने की कोशिश करते हैं बाय कोहेसिव फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बाय एडहेसिव फोर्स सम लिक्विड पार्टिकल्स स्टिक टू द सॉलिड। जब भी कोई सॉलिड को किसी एक लिक्विड में डुबाओगे तो कुछ लिक्विड पार्टिकल्स उसके साथ एडहेसिव फोर्स के कारण चिपक जाते हैं, ये आपको मालूम है। जब आप इसको लेके जाओगे, ये लिक्विड पार्टिकल जो इसके साथ चिपके हुए हैं वो भी इसके साथ साथ चलेंगे। When these liquid particles attached to the solid are also moving, the remaining liquid particles जो इसके साथ चिपके नहीं है वो क्या करेंगे? उनके और इनके बीच में एक रिलेटिव स्लाइडिंग हुआ कि नहीं हुआ? एक रिलेटिव स्लाइडिंग हुआ तो क्या होगा? मान लो इसको इधर खींच रहे हैं तो इधर वाले जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो इनके ऊपर एक उल्टा फोर्स देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड पार्टिकल है with respect to this it is moving in this direction, तो viscous force ऐसे आएगा। अब सोचो ये लिक्विड पार्टिकल को उल्टे की तरफ फोर्स आ रहा है और ये लिक्विड पार्टिकल इसके साथ चिपके हुए हैं, that force is transmitted to this। आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप किसी का हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहे हो, कोई उसको रोक रहा है, तो ऑब्वियसली यू आर आल्सो गेटिंग अपोज्ड, है कि नहीं? द सॉलिड इज नॉट डायरेक्टली अपोज्ड, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे इसके ऊपर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने वाले हैं। तो ये सॉलिड को कोई डायरेक्ट अपोजिशन नहीं मिल रहा है,
बगल वाले लिक्विड पार्टिकल्स इस लिक्विड पार्टिकल को रोकने की कोशिश करें और ये इसके साथ चिपके हुए हैं, तो ऑपोजिशन फोर्स इसके ऊपर आ रहा है। जब मैं अपने हाथ को पानी के अंदर फेरने की कोशिश करता हूं, सम लिक्विड पार्टिकल्स स्टिक टू माय हैंड एंड व्हेन आई मूव माय हैंड दोज लिक्विड पार्टिकल्स मूव विथ रिस्पेक्ट टू देयर नियरबाई लिक्विड पार्टिकल्स एंड एक्सपीरियंस ए ऑपोजिशन फोर्स and that force is transmitted to my hand. I feel I am getting opposition. समझ में आ रहा है विस्कस फोर्स सॉलिड के ऊपर कैसे आ रहा है। अब अगर ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी में, खींच रहे हैं इसको, तो कुछ कुछ फोर्स आ रहा है, यहाँ पे 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 आ रहा है, कुछ कुछ विस्कस फोर्स हर जगह आ रहा है। कितना विस्कस फोर्स आएगा इसके ऊपर? अब हमारे पास कोई तरकीब अभी तक नहीं है टू कैलकुलेट लुकिंग ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। किसी भी शेप का एक बॉडी को अगर हम किसी एक फ्लूइड के अंदर से मूव करवाएंगे, उसके ऊपर विस्कस फोर्स कितना आएगा? नो वन कैन से इट। अभी तक कोई उसके ऊपर कोई डिस्कवरी वगैरह नहीं किए, कोई रिसर्च वगैरह नहीं किए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। शेप को देख के विस्कस फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा खींच के देखो कितना फोर्स आ रहा है तो डायरेक्टली चेक कर लेते हैं कितना फोर्स में खींचने से कांस्टेंट वेलोसिटी में जाता है, मतलब विस्कस फोर्स इतना ही है। सपोज इसको हम कुछ f फोर्स में खींचे, खींचने के बाद पता चला कि ये v वेलोसिटी में जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में, मतलब ये सारा फोर्स मिलके मेरे फोर्स को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द इफेक्टिव विस्कस फोर्स f। that way only we check, but looking at the shape of the body it is not yet found how to find कि what is the viscous force। और इंटरेस्टिंगली ये जेई मेन में आ गया। एक क्यूबिकल बॉडी of side length L was moved inside a liquid medium whose coefficient of viscosity is eta. It was pulled with a velocity v. Find the viscous force on the solid। तो बच्चे कुछ नीचे कुछ चीजें दिया था, लिख दिए, और एक ऑप्शन भी था कैन नॉट बी सेड, तो आंसर होगा कैन नॉट बी सेड। ये क्वेश्चन जेई मेन में भी आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग भी कोई चीज के बारे में लिखने जा रहे हैं। What I am going to say is now Stokes law। क्या कहता है Stokes law? We'll see it now। When a solid body is pulled inside a fluid medium, inside a fluid medium, when a solid body is pulled inside a fluid medium, it experiences viscous force due to the fluid particles attached to it by adhesive force। ठीक है, ठीक है। There is no such method, there is no such method yet known। अब ये नहीं कहेंगे कि निकाल नहीं सकते, कोई निकाल भी देगा आगे। There is no such method yet known to find out the magnitude of this viscous force। कौन सा viscous force? कोई सॉलिड जब मूव कर रहा है, जो सॉलिड मूव कर रहा है उसके ऊपर इनडायरेक्टली जो विस्कस फोर्स आ रहा है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल स्टिकिंग टू इट, उसको निकालने के लिए हमारे पास कोई रेडीमेड मेथड नहीं है। तो फिर ये लॉ क्या कर रहा है? लॉ कुछ कहता है, क्या कहता है? However, Stokes law gives an empirical formula, gives an expression rather to calculate viscous force acting on a spherical body,
स्फेरिकल बॉडी के ऊपर कितना आएगा उसके बारे में स्टोक्स लॉ बताता है। ठीक है, क्या व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी, ये हो गया लॉ का स्टेटमेंट। व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r is pulled inside a viscous medium, the effective viscous force on it is given by F is equal to 6 pi eta r v। v is रेडियस तो r है, v क्या, v is वेलोसिटी ऑफ बॉडी किस वेलोसिटी में जा रहा है, v is velocity of the body and that in terms of radius and eta will decide what is the viscous force। कैसे हुआ मालूम नहीं है, ठीक है, that's why it is a law, you cannot prove it। हम प्रूव तो नहीं कर सकते बट वेरीफाई तो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। कोई स्फेरिकल बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी में खींचेंगे, देखेंगे कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, कितना फोर्स लग रहा है उसको खींचने के लिए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो सचमुच बॉल लेके कोई स्फीयर लेके टेस्ट नहीं करेंगे, वी कैन डायमेंशनली वेरीफाई कि जो बोल रहा है सही, ठीक है। चलो डायमेंशनल वेरिफिकेशन, ये स्टोक्स लॉ, ये पूरा चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोक्स लॉ और ये डायमेंशनल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा, और अगर इवन जेईई में भी आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे इस फॉर्मूले के ऊपर। खैर, तो अब हम देख लिए पॉइंट नंबर 5, नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 6, डायमेंशनल वेरिफिकेशन of Stokes law, dimensional verification of Stokes law को हम डायमेंशनली वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि हाँ LHS RHS बराबर टर्म को दे रहे हैं। पहला चीज तो है डायमेंशन ऑफ ईटा, क्या था, इट वाज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर का डायमेंशन। न्यूटन का डायमेंशन क्या है, m(L)(T⁻⁻2) इंटू सेकेंड हो गया t बाय मीटर स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल जाएगा, ये m(L)(1) t⁻⁻1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वन पॉइजन इज हाउ मच पॉइज, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चीजें क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ ईटा इज दिस, ए क्या है, इसमें r है, डायमेंशन ऑफ r तो है मीटर, लेंथ डायमेंशन इज l, इसका डायमेंशन इज सेम एज l, इसका डायमेंशन हुआ ये, और 6 पाई ईटा r भी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, L(T⁻⁻1), ठीक है ना। ये सारा चीज देखने के बाद पता चला ईटा आर वी का डायमेंशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, ईटा हो गया m(L)(1) t⁻⁻1 इंटू r हो गया l, और ये v हो गया L(T⁻⁻1). थोड़ा मारपीट करिए तो m रह गया, ये L(T⁻⁻1), ये l कैंसिल हो गया, दूसरे को रह गया l, और क्या रह गया t⁻⁻1 हो गया t⁻²। किसका यूनिट है, न्यूटन का है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, यस, ईटा आर वी गिव्स यू डायमेंशन ऑफ फोर्स। हाँ, जो स्टोक बोल रहे हैं शायद सही बोल रहे हैं, F = 6 पाई ईटा आर वी बोल दिए ना, तो हम लोग देख रहे हैं जो बोल दिए मान लेंगे, थोड़ी ऐसा चेक करके देखे कि हाँ ये जो डायमेंशन है न्यूटन में आ रहा है। फाइन, कभी कभार स्कूल वाले अदरवाइज बोलते हैं, डायमेंशनली वेरीफाई नहीं बोलते हैं,
डायमेंशनली डेवलप स्टोक्स लॉ, ऐसे कहते हैं, डेवलप स्टोक्स लॉ यूजिंग डायमेंशनल प्रिंसिपल। तो मैं उसको भी बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर स्टोक्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए दिया गया है, हम देख लिए कि एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस का डायमेंशन बराबर है, क्योंकि स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला तो हमारे साथ था, क्या था, ये था, ये इट वाज नथिंग बट F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, नहीं, इट वाज 6 पाई ईटा आर वी, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो हम क्या किए यहाँ पे कि आरएचएस का डायमेंशन निकाले, देखिए कि ये एलएचएस का डायमेंशन के साथ मैच कर रहा है, तो डायमेंशनली वेरीफाई हो गया। कभी कभार वो बोलते हैं कि नहीं, वो डिराइव ट्राई टू डेवलप स्टोक्स लॉ यूजिंग डायमेंशनल प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए डेवलप करते हैं। स्टोक को कैसे लगा कि ऐसे होगा, थोड़ी भगवान आके बोले होंगे, वो भी तो कुछ सोचे होंगे। ठीक है, developing Stokes law by dimensional analysis। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम स्टोक्स लॉ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, अब ये जैसे हम इसको मान लो कि इसका रेडियस r है और इसको आप कुछ v वेलोसिटी में खींच रहे हो। अब मुझे पता करना है कि इसके ऊपर विस्कस फोर्स क्या आएगा। हमें मालूम है कि जो विस्कस फोर्स है इन जनरल इट इज गिवन बाय ईटा a dv बाय dy। ईटा तो ठीक है, फ्लूइड का नेचर है, एरिया और dv बाय dy को दोनों को देखो जब ये स्फीयर को आप इधर खींच रहे हो, टू योर इंटरेस्ट विल सी, इधर का जो लिक्विड था वो ऐसे करके भागेगा, इधर का जो लिक्विड था वो ऐसे करके भागेगा। तो यहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी है ना, यहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी, यहाँ पर हर जगह लिक्विड का वेलोसिटी अलग अलग मिलेगा। अगर वेलोसिटी अलग अलग मिलेगा तो फिर dv बाई dy निकालना बहुत मुश्किल है। इस एरिया पे जो dv बाई dy था, इस एरिया पे कुछ दूसरा dv बाई dy होगा, है कि नहीं? तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फाइंड आउट व्हाट इज dv बाई dy। बट इतना समझ में आया कि जो भी dv बाई dy होगा, अगर ज्यादा स्पीड में मूव करवाएंगे तो ज्यादा dv बाई dy होगा। दैट मींस dv बाई dy डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। कैसे डिपेंड करता है? v स्क्वायर है कि v क्यू है कि रूट ओवर ऑफ v है, नहीं मालूम नहीं, बट डिपेंड्स। v अगर बढ़ेगा तो dv बाई dy तो बदलेगा। सो dv बाई डिपेंड्स अपॉन v। एरिया डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बड़ी है, छोटा सा है तो छोटा सा विस्कस फोर्स मिलेगा, और बड़ा सा है तो बहुत सारे लिक्विड पार्टिकल इसके साथ चिपके हुए हैं तो ज्यादा मिलेगा। मतलब जो एरिया है वो डिपेंड करता है स्फीयर के साइज के ऊपर, मतलब रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। और ईटा तो नेचर ऑफ लिक्विड है, तो हम क्या कहेंगे, हियर ईटा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड और नेचर ऑफ फ्लूइड। ए डिपेंड्स ऑन रेडियस और dv by dy डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। हाँ, ये समझ में आया। इसका मतलब फोर्स विल डिपेंड अपॉन ईटा, r एंड v। Thus, if the viscous force depends on किसके ऊपर? ईटा, r एंड v। हाँ, डिपेंड करता है का मतलब नहीं कि ईटा मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे फोर्स बिटवीन टू masses depends upon their masses and the distance between them, that does not mean कि m1 m2 r कर देंगे, है ना? तो डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड करता है, व्हाट इज द रिलेशन, हाउ इज द डिपेंडेंस, वो भी हमें जानना जरूरी है। तो वो हम निकालने की कोशिश करें। thus if the viscous force depends upon eta rv। अच्छा, ये बात, अगर ये बात है तो लेट कहेंगे फोर्स इज इक्वल टू ईटा टू द पावर a r टू द पावर b, v
v to the power c। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज सेम एज दिस, इसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इधर क्लियर? तो हम ये मान लिए कि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। थोड़ा इसको ढंग से लिखते हैं। तो चलो मानते हैं कि f इज डिपेंडिंग अपॉन ईटा टू द पावर a। तो समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, आई राइट इट इज ईटा टू द पावर a ईटा r टू द पावर b। थोड़ा लिखने का तरीका है, वी हैव टू फॉलो सर्टेन नोमेनक्लेचर रूल्स। तो r टू द पावर b एंड v टू द पावर c। चलिए वैल्यू डालते हैं। f का डायमेंशन क्या था? m l t टू द पावर -2। ईटा का डायमेंशन याद होगा तो बोलना, m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1। अगर भूल गए तो देखो अभी भी निकाले थे, इट वाज m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1 दैट होल टू द पावर a। r हो गया l टू द पावर b, v हो गया l t टू द पावर -1 टू द पावर c। Now compare the dimensions. Comparing powers of m l t। देखो तो इधर m का पावर क्या है? a है और कोई नहीं है। इधर m का पावर क्या है? 1, मतलब a इज इक्वल टू 1। समझ में आया क्या? अब l का पावर रिपीट करते हैं। इधर क्या है? l टू द पावर -a, इधर l टू द पावर b, इधर l टू द पावर c, मतलब -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी 1। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? आप चाहो तो इसको पूरा एक्सपांड करके लिख सकते हो, l टू द पावर -a इंटू l टू द पावर b इंटू l टू द पावर c। तो क्या हो जाएगा? l टू द पावर -a प्लस b प्लस c, एंड दैट होल थिंग हैज टू बी इक्वल टू 1, क्योंकि इधर 1 है। तीसरा क्या है? तीसरा है t का पावर। क्या कोई मुझे t का पावर का रिलेटेड इक्वेशन बता पाएगा? तो मुझे लगेगा कि आप लोग समझ रहे हो। कोई बताएगा व्हाट इज द इक्वेशन रिलेटेड टू पावर ऑफ t? बोलिए। -a-c इक्वल्स टू -2। यस यस यस, यहाँ पर है -a और यहाँ पर है -c। तो हम कहेंगे -a - c इज इक्वल टू 2। आप सॉल्व करिए तीनों इक्वेशन को। a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 डाल दीजिए तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? c का वैल्यू भी आ जाएगा 1। ना ये -2 है, सॉरी ये -2 है, इधर मैं गलत लिखा हूं, इधर 2 नहीं है, ये -2 है, t का पावर -2 था। हाँ, a का वैल्यू है 1 दिया है यहाँ पे, c का वैल्यू क्या आ जाएगा? c का वैल्यू भी आ जाएगा 1। इसका मतलब सॉल्विंग मिला, a तो 1 मिला ही था, c मिल गया 1। व्हाट अबाउट b? a भी 1 है, c भी 1 है, a और c कैंसिल हो गए तो b इज आल्सो इक्वल टू 1। इसका मतलब f 10 10 10 f इज प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर 1 r टू द पावर 1 v टू द पावर 1। यस, अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा वो हमारे बस की चीज नहीं है। नहीं तो फिर अगर सारा कुछ हम बता देते फिर लॉ कैसे कहलाता? थ्रू एक्सपेरिमेंटल सेटअप वी कुड फाइंड दैट ईटा का ये जो कांस्टेंट होगा वो 6 पाई होगा, इसलिए उनके नाम पे गया। अच्छा, ये जो f है, ये f किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईटा r v। f इज प्रोपोर्शनल टू ईटा, f इज प्रोपोर्शनल टू r, f इज प्रोपोर्शनल टू v, एंड हेंस this Stokes law is justified. I am not saying verified, it is now justified कि हाँ ईटा r और v के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या चीजें समझ में आ रहा है? चलिए नंबर 8। अब ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स देखेंगे, थ्योरी देखो खत्म होने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये विस्कस फोर्स कब होता है? तब होता है जब आप देखोगे कि ये जो dv/dy इज मोर। ये विस्कस फोर्स जब कोई मोटे पाइप में
मोटे पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, दिस फोर्स इज नॉट प्रोमिनेंट। बट किसी पतले पाइप से अगर आप लिक्विड को फ्लो करवाने की कोशिश करोगे तो देखोगे कि आसानी से फ्लो नहीं कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, सोचो ये कोई एक थीन पाइप है, कैपिलरी पाइप जैसे पतला सा ट्यूब है। पहले सोचते हैं कि कोई मोटा पाइप है, मान लो कि इसे कंटेनर के साथ जोड़ दिए जिसमें पानी भरा हुआ था, तो अब ये लिक्विड इसके अंदर से इसे चलने लगेगा। जैसे ये लिक्विड इसके अंदर से चलने लगेगा तो आप देखोगे ऑलमोस्ट एवरी लिक्विड पार्टिकल इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, तब भी कुछ चीजें रहता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप छोटा सा पीस ऑफ पेपर को यहाँ पे कहीं छोड़ोगे तो सर करके निकल जाएगा, लेकिन पीस ऑफ पेपर को यहीं पे छोड़ोगे तो देखोगे वो धीरे धीरे जा रहा है या फिर चिपक के रह गया है, इसके साथ जा नहीं रहा है। इट इज फिक्सिंग विद द वॉल ऑफ द ट्यूब, है कि नहीं? ऐसा होता है। दैट इज बिकॉज यहाँ पर का लेयर को जब मूव करने की जा रहा है तो यहाँ पर जो लिक्विड पार्टिकल्स बाय एडहेसिव फोर्स चिपके हुए बैठे हैं इसके साथ, आप इनको पकड़ के रखते हैं और विस्कस फोर्स सफिशिएंट नहीं अपोज कर लेता है, ये मूव नहीं कर पाता है। विस्कस फोर्स इज मोर हियर। यहाँ पे ये लेयर भी मूव कर रहा है, ये लेयर भी मूव कर रहा है, देयर इज नो मच वेलोसिटी डिफरेंस, dv by dy टर्म इज वेरी स्मॉल। समझ में आ रहा है? जबकि ये लेयर मूव कर रहा है, ये लेयर मूव नहीं कर रहा है क्योंकि स्टिक करके बैठा है। यहाँ पर विस्कस फोर्स सबसे ज्यादा है तो रोक के रखता है, फ्लूइड को फ्लो करने नहीं देता है। यहाँ पर पीस ऑफ पेपर उतना आसानी से मूव नहीं करेगा जितना आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा। जब कोई मोटे पाइप, थिक पाइप की बात चल रहा है, ये जो फोर्स का डिफरेंस है इट इज इग्नोरेबल, हमारे काम का नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ फोर्स आ रहा होगा, हमको कोई तकलीफ नहीं है, नुकसान नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट थीन फोर्सेस, थीन पाइप्स, थीन पाइप में ये बीच वाला और साइड वाले के बीच में गैप इज वेरी स्मॉल। सोचो ये जो थीन पाइप है उसकी वॉल के साथ जो लिक्विड पार्टिकल चिपका हुआ है वो तो चिपका हुआ है रेस्ट में बाय एडहेसिव फोर्स। ये वाला पार्टिकल भागने की कोशिश कर रहा है, सो देयर इज ए वेलोसिटी डिफरेंस, क्या v माइनस 0। और dy कितना है? dy इज वेरी स्मॉल बिकॉज इट इज ए वेरी थीन ट्यूब। दिस dy इज वेरी स्मॉल, तो dv by dy बहुत ज्यादा हो जाता है, लिक्विड को फ्लो करने ही नहीं देता है। ठीक है, कोई मोटे पाइप को किसी टैंक के नीचे लगा दोगे, हो सकता है पानी यहां से ड्रेन आउट हो जाएगा। एक थीन कैपिलरी ट्यूब को इसमें लगा दो, यू सी द लिक्विड इज नॉट कमिंग आउट। मोटे पाइप को लगाओगे, जितने जोर से पानी को फेंकेगा, थीन पाइप को लगाओगे धीरे धीरे पानी फेंक रहा है या फिर ड्रॉप करके गिर रहा है, क्योंकि इट इज नॉट फ्लोइंग रैपिडली। व्हाई? बिकॉज ऑफ द विस्कस फोर्स। समझ में आया? तो वो विस्कस फोर्स कितना है वो हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। अभी विंटर चल रहा है, now it is too cold outside and because of this low temperature blood becomes thick, blood thick हो जाता है, तो there are small capillaries through which this blood is flowing throughout your body। कभी कभी क्या होता है कि हार्ट भी इसको प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता है क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ गया। Yesterday only I heard a bad news about someone who was taken to somewhere for a party check something and returned back, when at the station itself got a heart stroke while returning home and finished। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वजह ओल्ड मैन आओ तो पता चला कि वो हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक कैसे हो जाएगा? पार्टी उटी करके आया, दिल खुश था। रीजन था कि ब्लड बिकम्स थिक, सो विस्कस फोर्स वहां पे बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण क्या होता है? वो आसानी से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। सो यू शुड कीप योर बॉडी वार्म एट ओल्ड एज, बट नथिंग टू बदर फॉर योर केस नाउ। शुड टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स। अच्छा, तो अब हम देखना चाहेंगे व्हाट इज viscous force, viscous force in a thin tube. I can give you one more example. किसी अगर टैप से पानी निकल रहा है, किसी एक टैप से अगर पानी निकल रहा है, तो आप देखोगे अगर आप टैप को थोड़ा सा खोले हो, थोड़ा सा खोल दोगे तो देखोगे उसमें से एक जेट ऑफ पानी नीचे आ रहा है, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है ये धीरे धीरे नैरो हो जाता है। क्यों नैरो हो जाता है? अगला चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स में। जैसे जैसे पानी गिरता है पानी नैरो हो जाता है। सेम टैप को अगर हम उल्टा करके पकड़ के रखते हैं तो जो पानी निकलता है वो ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। सीधा करके रखेंगे नैरो हो जाता है। लेकिन क्यों नैरो हो जाता है या ब्रॉड हो जाता है अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। आप देखोगे ये लिक्विड कुछ दूर तक कंटिन्यूअस फ्लो करने के बाद क्या होता है, यहां से तितर बितर जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। समझ में आया? अगर आप टैप को ज्यादा खोल दोगे, पहले थोड़ा सा खुला था ऐसे दिख रहा था,
अब इसको टैप को और थोड़ा जोर से खोल दोगे तो ये पॉइंट जहां से ये डिस्कंटिन्यूटी स्टार्ट हुआ है, इर्रेगुलरिटी स्टार्ट हुआ है, टर्बुलेंस स्टार्ट हुआ है, ये टर्बुलेंस पॉइंट आपको क्या लग रहा है और नीचे चले जाएगा कि ऊपर चले जाएगा? क्या हो जाएगा गेस करो? यू मस्ट ऊपर चले जाएगा। और टैप को जोर से खोल दोगे तो देखोगे इस टैप से जो पानी आया थोड़ी दूर आया, उसके बाद ही ऐसे हो गया, है कि नहीं? What happened? What happened? Now there is some viscous force between the air particles and the liquid particles. There are two layers. Force becomes prominent when the velocity is more because dv by dy increases. तो जब इसको जोर से खोल दोगे ये ज्यादा वेलोसिटी में गिरने की कोशिश करेगा, dv by dy ज्यादा होगा, तो ये लेयर जो नीचे गिर रहा था उसके ऊपर ऑपोजिशन फोर्स आएगा तो ये रुक जाएगा, बीच वाला पार हो जाएगा तो ये तितर जाएगा। Are you getting? So this turbulence is being created because of the viscous force. धीरे से अगर थोड़ा सा खोलोगे हो सकता है काफी लंबा कॉलम ऑफ लिक्विड आपको मिलेगा जो पूरा ऊपर से नीचे तक कंटिन्यूअस फ्लो में जा रहा है ना? जबकि जोर से खोल देने से जल्दी से तितर जाता है। So these are all different examples of viscous force. You can see, notice and understand and experience in your day-to-day life. Now I am talking about viscous force in thin tubes. Thin tubes. कोई थिन ट्यूब में विस्कस फोर्स कैसे होता है? उसमें काफी कुछ चीजें हैं जो आपको बताने के लायक है, लेकिन आपकी बुक में नहीं दिया है तो मैं थोड़ा इसको स्किप करने की कोशिश करता हूं। इसमें थिन ट्यूब में क्या दिखेंगे? थिन ट्यूब मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब मतलब जिसका ट्यूब का डायमीटर इज हार्डली 1 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर लाइक दिस, ठीक है, पतला सा ट्यूब। थिन ट्यूब में विस्कस फोर्स प्रोमिनेंट रहता है क्योंकि dv by dy इज मोर, क्योंकि ये कोई एक थिन ट्यूब है जिसका डायमीटर इज 1 मिलीमीटर। तो सोचो यहाँ पर जो लिक्विड जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो लिक्विड चिपका हुआ है वॉल के साथ, इनके बीच में dy कितना कम हो गया तो dv by dy ज्यादा होने के कारण इसको रोकता है। अब देखो इसके बगल में जो होगा इसको भी रोकेगा, इसको भी रोकेगा, इसको भी रोकेगा, इसको भी रोकेगा, सबको रोकेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा रोकेगा किसको? ये, है कि नहीं? क्योंकि इसके साथ ये मूव नहीं कर रहा, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसको सबसे ज्यादा रोकेगा। कोई गठरी है, ताश की गठरी है, तो आप अगर इसको ऐसे आप मूव करवाने की कोशिश करो, टेबल के ऊपर रखा था आपने, टेबल को खींचा, कौन सा लेयर पहले फिसलेगा? जिसके ऊपर कम फ्रिक्शन है, ये वाला लेयर, ये तो ऊपर नीचे दोनों तरफ फ्रिक्शन पा रहा है, धीरे धीरे फिसलेगा, तो गिरेगा तो कैसे गठरी? ये ऐसे करके गिरेंगे, है कि नहीं? जो कांटेक्ट के पास है दैट विल बी गेटिंग मोर ऑपोजिशनल फोर्स। ये वाला पहले स्लिप कर नहीं जाएगा, ये वाला करेगा एग्जैक्टली दैट वे। इसके ऊपर ज्यादा ऑपोजिशन आएगा, इसके ऊपर उससे कम, इसके ऊपर सबसे कम, इसके ऊपर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ये तो मूव नहीं कर रहा है। तो सोचो जब ये लिक्विड घुसेगा, ये वाले का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, ये वाले का वेलोसिटी कम रहेगा, लिक्विड का शेप कैसे हो जाएगा? सपोज हम कहेंगे कि ये यहाँ पर कोई पानी फ्लो कर रहा था और सडनली यू अलाउ ए रेड कलर वाटर टू पास थ्रू, हम रेड कलर डाल दिए, तो जैसे रेड कलर पानी इसके अंदर घुसेगा, ग्लास ट्यूब है, आपको दिखेगा कि रेड कलर कैसे जा रहा है, और आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर से जो रेड कलर का पानी घुस रहा है वो फटाक से इतना दूर आ गया, यहाँ पर से जो आ रहा है इतना दूर आया, यहाँ पर से जो आया ऐसे आया। यू सी द प्रोफाइल विल बी लुकिंग लाइक दिस, लगेगा कि रेड कलर इज पासिंग थ्रू द ट्यूब लाइक दिस। ये वाला फेस ज्यादा स्पीड में, शेप क्या है? पैराबोला, याद रखना है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, जानने की कोशिश करोगे दिमाग फिर जाएगा। सो द प्रोफाइल इज ए पैराबोला, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स को मैं बता देता हूं क्योंकि कभी कभार आप लोगों को ये चीजें हर जगह मिलेंगे नहीं, और एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जब आते हैं डिफरेंट एंट्रेंसेस वगैरह में ना, तो इसके पास कोई तरीका नहीं होता आपको गेस करने का। यू हैव टू ओनली रिमेंबर थिंग्स हैपेंस लाइक दिस। पहला चीज हुआ इन थिन ट्यूब्स विस्कस फोर्स इज प्रोमिनेंट ड्यू टू, क्यों? हाई वैल्यू ऑफ dv by dy, dv by dy ज्यादा है तो इटा है, dv by dy होता है विस्कस फोर्स। दूसरा क्या होता है?
the velocity of a particle at any distance y, at any distance y from axis of the tube is given by v proportional to r square minus y square whole root over। तो जो वेलोसिटी होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r square minus y square, फिर r इज रेडियस ऑफ ट्यूब, प्रोपोर्शनल टू r square minus y square। समझ में आया? कहने का मतलब है कि अगर हम कहेंगे ये एक ट्यूब है, ये थीन ट्यूब है, इसका रेडियस r है, ये उसका एक्सिस है, और इस एक्सिस से y डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल जो कि y डिस्टेंस में है, उसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू r square minus y square का रूट ओवर। मतलब y अगर बढ़ने लगेगा तो वेलोसिटी घटने लगेगा। मान लो y इज इक्वल टू r हो गया, वेलोसिटी इज 0, y 0 हो गया, मींस द पार्टिकल हियर इज मूविंग विद द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, है ना? तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि नियर द एक्सिस वेलोसिटी इज मोर, नियर द वॉल वेलोसिटी इज लेस। ठीक है, तो ये चीज को लिखेंगे। thus velocity of particle close to axis is more, velocity of particle close to axis is more, and close to tube wall is less। समझ में आता? ठीक है। बिट नंबर 3, द प्रोफाइल ऑफ एडवांस of liquid in a thin tube। ये थीन ट्यूब है, यहाँ का लिक्विड का वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ का लिक्विड का वेलोसिटी कम है। तो जब भी हम देखेंगे t सेकेंड के बाद ये लिक्विड यहाँ तक आया होगा, ये लिक्विड यहाँ तक गया होगा, ये लिक्विड यहाँ तक गया होगा, तो लिक्विड का शेप जो एडवांस कर रहा है उस लिक्विड का शेप कैसे होगा? कुछ ऐसे होगा, शेप कुछ ऐसा दिखेगा। ये कौन सा शेप का होता है? दैट ऑफ ए पैराबोला। द प्रोफाइल ऑफ एडवांस ऑफ लिक्विड इन ए थिन ट्यूब इज लाइक ए पैराबोला। प्रोफाइल का मतलब हुआ सेक्शनल व्यू। अगर इसको सेक्शन काट के देखेंगे कैसे दिख रहा है, तो हम कहेंगे दैट प्रोफाइल इज ए पैराबोला। प्रोफाइल का मतलब हुआ सेक्शनल व्यू, सेक्शन करके देखेंगे तो कैसे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अगर ये बात है, बिट नंबर 4 में लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं, द वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो, द वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, द वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो थ्रू ए थिन ट्यूब, through a thin tube is given by dV by dt, that is equal to pi delta p r4 by 8 eta l। ये फॉर्मूला ही ओनली फॉर्मूला जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सब आपके जानकारी के लिए दिया गया। कैसे हुआ जानने के लिए बहुत दिमाग आपको फोड़ना पड़ेगा। बहुत सारा दिमाग फोड़ोगे तो समझ में आएगा कि ये जो लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा था
हमको देखना है कि dt सेकंड में कितना लिक्विड फ्लो करेगा। dt सेकंड में ये जाएगा यहां से यहां पर, ये जाएगा यहां से यहां तक, मतलब dt सेकंड में आप देखोगे ये प्रोफाइल शेप कुछ ऐसे हो गया, मतलब दिस मच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज एंटरिंग इन dt सेकंड्स। सो हाउ मच वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, dv इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन dt सेकंड्स, dv by dt किस रेट में निकलेगा, किस रेट में निकलेगा, इज गिवन बाय पाई डेल्टा पी आर 4 बाई ए ईटा एल। इसमें आपको समझ में आना चाहिए ईटा क्या है मालूम है, एल क्या है लेंथ ऑफ द ट्यूब, आर इज रेडियस ऑफ द ट्यूब, डेल्टा पी इज द प्रेशर डिफरेंस ऑन द टू साइड्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, डेल्टा पी इज प्रेशर डिफरेंस ऑन टू साइड्स ऑफ द ट्यूब, टू साइड्स। अच्छा, एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। ये सारा चीज आपके पास है अवेलेबल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया, तो इसको भगाएंगे तो जगह हमारा बन जाएगा, यस, आर इज रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो इसमें हमारा dv क्या है, फिर dv is volume of fluid flowing in dt seconds। क्या चीजें समझ में आया सर, कहां से आया ये सब फॉर्मूला, कहां से आया जानने के लिए हम जो एक्सप्रेशन दिए उसको इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। तो कोई पैराबोला को किसी एक्सिस में घुमाते हैं तो जैसे कोई एक सेमी सर्कल को घुमाते हैं तो सॉलिड स्फीयर बनता है, पैराबोला को घुमाते हैं तो एक पैराबोलॉइड बनता है। तो पैराबोलॉइड का वॉल्यूम हमको निकालना है, निकालने के बाद देखेंगे कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है dt सेकंड में, तो ये सारा चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई ट्यूब है आपके पास जिसका लेंथ है L, फिर और रेडियस है R, उस ट्यूब की दोनों एंड में जो प्रेशर है उसका डिफरेंस है डेल्टा P, तो आप देख रहे हो कि इट इज कमिंग लाइक दिस। ये आपको याद रखना है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, बड़े खूंखार डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये आता भी तो है, तो ओनली एज टिपिकल क्वेश्चंस आता है और जेई वगैरह में ही आता है, बाकी चीज में नहीं आता है। स्कूल वाले इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करवाते, ना ही इस चैप्टर को आर्टिकल को पढ़ाते हैं। इन विस्कस चैप्टर, विस्कोसिटी चैप्टर, दे विल बी टीचिंग यू व्हाट इज विस्कस फोर्स, they sometimes call it the law of viscosity, or what is Stokes law, verification of Stokes law and problems related to Stokes law। 6 पाई ईटा आरबी को डायरेक्ट रिलेट करके क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन इज क्वाइट लेंथी। इतना सारा चीज जब समझ में आया तो लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी में खत्म कर दिया, उतना ही थ्योरी था, थ्योरी से ज्यादा नहीं। A raft you understand, it is just a platform like thing which floats in water. A raft of area A is floating in water. Find force required, water in a pond. Find floating in water in a pond of depth h। पॉन्ड में पानी का डेप्थ कितना है, h है। ठीक है, डेप्थ है h। A raft of area A is floating in water in a pond of depth h। Find the force required to pull the raft with
कांस्टेंट वेलोसिटी v गिवन कांस्टेंट वेलोसिटी v क्या दिया गया है? दिया गया है गिवन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ईटा। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। कोई एक पॉन्ड है, यहां पर कोई एक प्लेटफॉर्म लाइक चीज है, पानी है, यहां पर कोई एक प्लेटफॉर्म लाइक चीज फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। इसका एरिया कितना है? ए। अब ये जो प्लेटफॉर्म लाइक चीज फ्लोट कर रहा है, इसको खींचना है, कितने में? कुछ v वेलोसिटी में खींचना है। खींचोगे v वेलोसिटी में तो क्या फोर्स की जरूरत पड़ेगा? ठीक है, अब ये जो वाटर पार्टिकल्स है, ये वाटर पार्टिकल्स तो इसके साथ चिपक गए होंगे, जब आप इसको खींचोगे ये भी चलेंगे उसके साथ। और यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स है वो तो पॉन्ड की जो बेस है उसके साथ चिपक गए होंगे, ये तो मूव नहीं करेंगे, है ना। These are not going to move and these are too easy to move। अब यहाँ का वेलोसिटी क्या हो गया? v। यहाँ का वेलोसिटी क्या है? 0। डेप्थ कितना दिया है? h। तो हम क्या कहेंगे? कैसे करेंगे? कहेंगे here what is dv by dy चेंज इन वेलोसिटी ओवर ए डेप्थ h। कितना हो रहा है? ये v है, ये 0 है, सो इट इज v माइनस 0 बाई h। एरिया ऑफ द लेयर इज ऑलरेडी नोन। एरिया कितना है? a। तो dv बाई dy हो गया v माइनस 0 बाई h। एरिया ऑफ द लेयर इज a। तो फिर हम कहेंगे क्या फोर्स की जरूरत है? व्हाट इज द विस्कस फोर्स? विस्कस फोर्स फॉर्मूला कहता है ईटा a dv बाई dy। क्या लगाएंगे इसको? ईटा a v बाई h। दिस इज द विस्कस फोर्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? तो अभी ये जो हम लेयर की बात कर रहे हैं, ये लेयर को आगे लेने में हमें विस्कस फोर्स रोकने की कोशिश करा, विस्कस फोर्स हमें रोकने की कोशिश करा। तो कितना फोर्स में खींचने से ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा? अरे कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करवाने के लिए नेट फोर्स 0 होना जरूरी है, नेट फोर्स 0 होना जरूरी है। नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या चाहिए? विस्कस फोर्स इज ऑलरेडी गिवन। ये विस्कस फोर्स इज कमिंग आउट टू बी, अभी भी निकाले हम लोग, कितना? ईटा a v by h। दिस इज द विस्कस फोर्स। तो फिर what force is required to pull it with constant velocity? कोई बॉडी के ऊपर, यस, कोई बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स F आ रहा है, कितना फोर्स में खींचने से कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स हैज टू बी 0। नेट फोर्स 0 करने के लिए जितना फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है उतना ही उल्टा फोर्स लगा देंगे। सो रिक्वायर्ड फोर्स इज ईटा a v by h। इतना ही फोर्स लगाएंगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा। अगला क्वेश्चन, द पावर रिक्वायर्ड, ज्यादा वैरायटी नहीं है, पावर रिक्वायर्ड टू पुल ए सॉलिड स्फीयर of radius r with speed v horizontally in a liquid is p0। कोई सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसको v वेलोसिटी में खींचना है किसी लिक्विड के अंदर, हॉरिजॉन्टली खींचना है। द पावर रिक्वायर्ड इज p0। फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू पुल ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2r with velocity to be horizontally
इन सेम लिक्विड। सेम लिक्विड मतलब ईटा इज सेम। सेम लिक्विड के अंदर किसी एक स्फीयर को जिसका रेडियस 2r है उसको 2v वेलोसिटी में खींचना है तो कितना पावर की जरूरत पड़ेगा। पहला चीज तो आपको ये मालूम है कि जो पावर है, द पावर इज गिवन बाय द फॉर्मूला F into V. If F force is to be applied to pull a body with a velocity v, the power required is F into V. पहला चीज हमें मालूम है सॉल्यूशन में पावर इज F into V और इन फैक्ट इट इज F dot V। ठीक है ना, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, हियर F क्या, कोई सॉलिड स्फीयर को आप खींच रहे हो, कुछ F फोर्स लगा के खींच रहे हो, कितना F, दैट मस्ट बी इक्वल टू द विस्कस फोर्स, इसलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। तो क्या कहेंगे, F एंड V आर इन द सेम डायरेक्शन, तो F डॉट V क्या बन जाएगा, F V cos 0, cos 0 तो 1 है, इट इज सेम एज F V। F कितना है, 6 पाई ईटा आर वी। कांस्टेंट वेलोसिटी में लेने के लिए हमें कितना जोर से खींचना पड़ेगा, जितना विस्कस फोर्स है उतना ही ऑपोजिट फोर्स लगा देंगे तो नेट फोर्स 0 होगा, है कि नहीं। तो F द फोर्स रिक्वायर्ड इज 6 पाई ईटा आर वी। V तो V है, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर। सो व्हाट वी ऑब्जर्व that the power required is proportional to RV square. Power required is proportional to RV square. So power in the second case to power in the first case is 2R into 2V का square by R into V का square. पहला केस में रेडियस R था, वेलोसिटी V था, दूसरे केस में रेडियस 2R था, वेलोसिटी 2V था। क्या मिल गया, ये ऊपर हो गया 8, so it is coming 8 और P2 is 8 times P1. P1 क्या था, it was P0, so the power required is 8 P0। R रेडियस की स्फीयर को v स्पीड में खींचने के लिए पावर जरूरत था P0। 2R रेडियस की स्फीयर को 2v स्पीड में खींचने के लिए पावर जरूरत पड़ गया 8 P0, 8 टाइम्स हो गया। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर पे स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज स्टोक्स लॉ, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ईटा, और डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन फ्लूइड फ्रिक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ डायमेंशनल फार्मूला, जस्टिफाइंग स्टोक्स लॉ बाय डायमेंशनल फार्मूला, एंड क्या ये बस एक या दो न्यूमेरिकल जो मैं बनाया, ठीक है। ये हो गया स्टोक्स लॉ से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन जो स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, सपोज हियर इज ए टैंक ऑफ लिक्विड, इसमें एक टैंक ऑफ लिक्विड है और यहाँ पे मैं एक थीन ट्यूब लगाता हूँ और इसमें लिक्विड भरा हुआ था, तो पता चला कि ये लिक्विड अब निकलने लगा है। जैसे टैंक लगा दिया इसमें तो यू फाइंड द लिक्विड स्टार्ट्स फॉलिंग आउट ऑफ इट with some velocity, some volume of liquid is coming out every second. क्या लिखेंगे, when a thin tube of length L and radius R is fitted at bottom of a water tank water comes out at a rate 50 cc per second। 50 cc मतलब 50 centimeter cube of liquid is coming out every second. That means it is given dV by dt is given, volumetric rate of flow, dV by dt is given. If the tube, if ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाना है और कभी कभार इसमें से जेई वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे तो अपना काम करना है, तो मैं कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना है, समझना है और कुछ चीजें आपको रट के याद रखना है। व्हाई हाउ का लॉजिक नहीं है इसमें,
चैप्टर इज लाइक दैट, यू कैनॉट इमेजिन एवरीथिंग, यू कैनॉट विजुअलाइज एवरीथिंग। हाँ, थोड़ा सोच सकते हो। तो क्या हुआ, इफ द ट्यूब इज रिप्लेस्ड, इफ द ट्यूब इज रिप्लेस्ड by another tube of double length and double radius, double length and double radius, find the volume of water coming out per second। आपको बताना है कितना वॉल्यूम ऑफ पानी इसमें से निकल के आएगा। आई होप आई हैव मेड यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कोई एक टैंक में पानी था और पता चला कि इस टैंक में जो पानी था वो पानी यहाँ से निकलता हुआ यहाँ से 3 ट्यूब से बाहर निकल रहा है। ट्यूब का लेंथ L था, रेडियस R था और इसके अंदर पानी भरा हुआ था। तो आपको मिला कि ये पानी यहाँ से अभी लीक करके बाहर गिर रहा है। ठीक, वाटर इज फॉलिंग आउट ऑफ इट। बोला ये ट्यूब को भगा के दूसरा ट्यूब लगा दे जिसका लेंथ डबल है, रेडियस भी डबल है। तो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी कमिंग आउट पर सेकेंड। याद करो फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इज गिवन बाय dv by dt पाई डेल्टा p r4 by a theta l। ठीक है, थोड़ा इस फॉर्मूला को यहां से कॉपी करके लेते हैं या फिर आपको याद रह गया तो अच्छी बात। तो हम कहेंगे we know that the volumetric rate of flow, we know that volumetric rate of flow, the volume of liquid coming out per unit time is given by pi delta p r4 by 8 eta l। अब ये केस को देखो तो इस केस में हम ये ट्यूब लगाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर कितना मिलेगा, कुछ रो जी एच, लिक्विड के लिए जो प्रेशर है रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर मिलेगा। प्रेशर यहाँ पे क्या मिलेगा, खुले में ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डिफरेंस इन प्रेशर क्या आएगा, रो जी एच। अभी ये ट्यूब को निकाल के कोई दूसरा ट्यूब लगा देंगे, प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा, अरे प्रेशर डिफरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ और एरिया ऑफ द ट्यूब। सो डेल्टा पी इज सेम इन बोथ द केस, डेल्टा पी इज सेम इन बोथ द केस। अच्छा, डेल्टा पी दोनों केस में बराबर है, सेम वाटर इज कमिंग आउट, सो यू से ईटा इज आल्सो सेम, पाई 8 ये सब तो कांस्टेंट है। तो क्या मिला, द वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू r to the power 4 by l। इसका मतलब हुआ द वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो इन द सेकंड केस बाय वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो इन द फर्स्ट केस क्या है, इट इज गिवन बाय r2 by r1 to the power 4 into l1 by l2 है कि नहीं, दिया है, क्या दिया है, r2 is double of r1, डबल रेडियस, तो हो गया ये 2 to the power 4, क्योंकि दिया है r2 is double of r1, l2 is double of l1, ऐसे क्वेश्चन में दिया है। So it is coming out to be 2 to the power 4, l2 is double of l1, 1 by 2, it is coming out to 2 to the power 3 or 8. So what we observe that the volumetric rate of flow in the two cases are in the ratio of 1:8. आखिरी क्वेश्चन है पेशेंस। अब मुझे पता करना था what is the volume rate flow in the second case। इसका मतलब dv by dt in the second case is 8 times dv by dt in the first case। क्या ये क्वेश्चन को देख के बता सकते हो व्हाट इज dv by dt इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में dv by dt क्या था, व्हेन ए थिन ट्यूब ऑफ लेंथ L and रेडियस R is fitted at bottom of water,
water tank, water comes out at a rate of 50 cc per second. dV, change in volume per unit time. dV by dt is 50 cc per second. तो यहाँ पर dV by dt का इनिशियल वैल्यू क्या हो गया 50. So it is coming out to 8 into 50. It is 400 centimeter cube per second. So how much liquid will come out per second? You will say liquid coming out per second will be, the liquid coming out per second will be 400 cc or centimeter cube of liquid coming out per second. क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? क्या सब कुछ ऊपर से जा रहा है? समझ में आना है। मैं जानता हूँ ये चैप्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आई एम ऑल्सो हेल्पलेस, पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो छूट जाएगा ये। इसमें जो लोग मेडिकल एंट्रेंस के लिए जेईई के लिए सोच रहे हैं तो उनको तो थिन ट्यूब वाला चीजों को याद रखना है, ठीक है। बाकी स्कूल में सिंपल चीजें आते हैं, जैसे मैं बता दिया स्कूल का क्वेश्चन हो गया राइट स्टोक्स लॉ, जस्टिफाई स्टोक्स लॉ, वेरीफाई स्टोक्स लॉ, ये 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन। राइट स्टोक्स लॉ लिख दिए, वेरीफाई डायमेंशनली तो दोनों तरफ एलएचएस को आरएचएस को डायमेंशन बराबर कर दिए, जस्टिफाई मतलब स्टोक्स लॉ में फोर्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है उसमें से निकालो कि डिपेंड्स ऑन ईटा आरवी, ऐसे करके निकालना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।